हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। चलिए हम आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन साइंस की क्लास नंबर 4। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा देखिए, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए, हम बिल्कुल नई बुकें लेकर आए हैं स्कूल से, कक्षा 9 और 10 की गृह विज्ञान की। तो जो है दोनों का सोच रहे हैं, जितने भी उसमें इम्पॉर्टेंट जो है आपके चैप्टर हैं जो कि आपके सिलेबस के हैं, उनको हमने सारा हाईलाइट कर लिया है। तो जो है उस वैसे तो उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन अगर थ्योरी आप कहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा 9 और 10 पूरा एक कह सकते हैं बूस्टर डोज होगी आप लोगों के लिए। तो वो बुक लेकर हम आज ही आए हैं, तो उसमें भी हमने पूरा हाईलाइट कर लिया है। तो जितने भी महत्वपूर्ण जो है आपके जो है पाठ हैं उसमें हमने सब, तो वो अगर आप कहेंगे तो उसको हम पूरा एक, या आप बताइएगा या 9 का अलग और 10 का अलग पढ़ा दें, या फिर 9 और 10 एक ही में पूरी किताब का जो है पीडीएफ बना के उसको इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको हम पढ़ा दें। या फिर 2006 का आज हम पढ़ाने वाले थे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये किताब बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें इतना ज़्यादा पूरा है आपसे कहते हैं सिलेबस का, कि बहुत अच्छी जो है, तो हमें लग रहा है, लेकिन हमने उससे क्वेश्चन नहीं बनाया है, सीधे बुक में हाईलाइट कर लिया है। और उसको ही सोच रहे फोटो खींच के पीडीएफ बना के आप लोगों को पढ़ा दें। तो कक्षा 9 और 10 की तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको जो है अलग अलग पढ़ना है कि एक ही में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक जो है 1 से 10 तक के जो प्रश्न है उसमें टॉपिक होगा हमारा ऊर्जा की परिभाषा, मापन व मूल्यांकन। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है ऊर्जा की एसआई इकाई कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी, वाट। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए है 4.184, फिर है 4184, फिर है 0.4184, फिर डी है 41.84। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 4184 जूल के बराबर होती है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट्स जो है इंपॉर्टेंट है। 2021 से भी एक प्रश्न आया था शायद, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी ऐसे करके था, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। तो ये जो है याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, तो 4184 के बराबर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली पारंपरिक इकाई क्या है। तो पारंपरिक इकाई क्या है हमारी, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वाट, फिर है न्यूटन, फिर है कैलोरी, फिर है हर्ट्ज। तो हमारा देखिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी कैलोरी। ठीक है, ऊर्जा को मापने के लिए पारंपरिक इकाई क्या है, तो वो कैलोरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कह रहे हैं बूस्टर क्लास है ये, आप एक तरह से कह लीजिए। और जितनी भी ये हम बता रहे हैं आप लोगों से, इसको रिवाइज करते चलिए आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। शरीर में ऊर्जा व्यय का मापन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए है बीएमआई, बी है प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, सी है बॉम्ब कैलोरीमीटर। एक मिनट, फिर जो है क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। शरीर में ऊर्जा व्यय का मापन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। ऑप्शन है बीएमआई, फिर है प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, फिर है बॉम्ब कैलोरीमीटर, फिर है रक्त परीक्षण। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। ठीक है, प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर से ऊर्जा व्यय का मापन हम करने के लिए ये हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉम्ब कैलोरीमीटर किसका मूल्यांकन करता है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन है विटामिन स्तर, फिर है ऊर्जा मूल्य, फिर है हाइड्रेशन, फिर है पाचन दर। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो होगा ऑप्शन बी ऊर्जा मूल्य। बॉम्ब कैलोरीमीटर ऊर्जा मूल्य का मूल्यांकन करता है। हम फिर कह रहे हैं आप लोगों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। उसके अलावा जो 9-10 पढ़ाने को हम कह रहे हैं, सब लोगों ने वैसे एनसीईआरटी बेस्ड तैयार कर लिया है, बेसिक चीज़ें तैयार कर ली। लेकिन देखिए परीक्षा के टाइम फिर से रिवीजन, और बिल्कुल मतलब कोई प्रश्न, अगर कोई उससे प्रश्न बना के पढ़ाया है या हमने उससे बनाया है तो अलग बात, लेकिन सीधे सीधे पूरी बुक रिवाइज हो जाएगी आपको। और देखिए ओपी दहामा ने प्रसाद शिक्षा में बताया भी है कि देखकर हम कितने प्रतिशत सीखते हैं, सुनकर और देखकर सुनकर। तो अगर हम पढ़ा देंगे और अगर इस तरह से रिवाइज होगा तो आप लोगों को जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर में कौन सी गैस की खपत मापी जाती है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा है CO2, फिर है N2, फिर है O2, फिर है He। तो देख लेते हैं यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी CO2, है ना। अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर में कौन सी गैस की खपत मापी जाती है, तो हम O2 को नापते हैं ना, जिसको जो है ये ऑक्सीजन, O2 का जो है ये ऑक्सीजन हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, और He क्या है, हीलियम गैस है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा मापन में प्रयुक्त बेंडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर क्या करता है। तो क्या करता है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे, ऑप्शन क्या है हमारा, वजन मापता है, फिर है ऊष्मा मापता है, फिर है ऊर्जा व्यय मापता है, फिर है हार्मोन को मापता है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा व्यय मापता है ना। बेंडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर ऊर्जा व्यय को मापता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ऊर्जा का जैविक स्रोत क्या है। ए है खनिज, बी है जल, सी है पोषक तत्व, डी है ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो होगा ऑप्शन सी पोषक तत्व, है ना। ऊर्जा का जैविक स्रोत क्या है, पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, जो जैविक का मतलब जैसे हम जो चीजें खा रहे हैं, प्राकृतिक चीजों से अनेक प्रकार से जो हम पा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, वही हमारे होते हैं जैविक स्रोत, और वो होते हैं पोषक तत्व। जितने देखिए यहाँ पर खनिज भी होगा, जल भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन पोषक तत्व सबसे बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि पोषक तत्व के अंतर्गत हर चीजें आ जाएंगी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाने वाला तत्व कौन सा है। ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है फाइबर। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, है ना। मुख्य भूमिका निभाने, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, करंट एनर्जी भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए मुख्य भूमिका निभाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। देखिए हमने फील किया है, अगर आप मान लीजिए, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, दूसरे का अनुभव मिलता है, ये चीज़ तो होती है यूट्यूब पढ़ने के लिए, चाहे आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। लेकिन एक चीज़ ये है कि जब समय कम बच रहा हो, तो ये रहता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी का अगर 1 घंटे पूरा मन लगा के अगर आपने सेल्फ स्टडी की अपनी नोट्स से, उससे, और 1 घंटा अगर आपने जो है यूट्यूब से, भले हम पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोगों का जो है भला ही सर्वोत्तम है ना, सर्वोच्च होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ नई चीज़ें उसमें सीखने को मिल रही जो हमारे नोट्स में नहीं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छा, इसलिए हम ज़्यादा जो है करें कि जल्दी जल्दी सिर्फ हम अपनी सीरीज करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूरे 4 ऑप्शन को, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब क्या है कि जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ों को रिकॉल करते हुए चले, क्योंकि जितनी भी चीज़ें सब आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन न करते हुए हम अपनी जैसे 1 घंटे की क्लास थी तो उसको हम 30 मिनट में समेटेंगे, 30 मिनट की क्लास को 15 मिनट में, इस तरह से करते हुए आप कई क्लासें अटेंड कर सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दशा में ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो देख लेते हैं। ए है निद्रा, फिर है विश्राम, फिर है स्तनपान, फिर है पठन। बहुत आसान सा प्रश्न है ना। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी स्तनपान, है ना, क्योंकि स्तनपान लैक्टेटिंग वुमेन जो होती है उसको जो है ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, भोज्य पदार्थों में ऊर्जा मूल्य व कारक, है ना। ये 11 से 20 तक की ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऊर्जा का हमारा मूल्य क्या है और उसके कारक क्या है। यहाँ से प्रश्न हमारा पहला है, 1 मिनट, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 मिनट, क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन का ऊर्जा मूल्य क्या है। पूरे क्वेश्चन में शायद कुछ ऑप्शन गलत हो गए थे, है ना, इसलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन का ऊर्जा मूल्य क्या है, तो क्या होगा, तो वह आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 kcal, है ना, 4 किलो कैलोरी। और देखिए यहाँ पर प्रोटीन से हमें कितना मिल रहा है, तो 4 कैलोरी मिल रही है, और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें 4 किलो कैलोरी, और वसा से, तो वसा से हमें 9 कैलोरी मिल रही है। ये आप याद रखिएगा, बहुत बेसिक से प्रश्न है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। और देखिए हाँ, एनसीईआरटी कक्षा 6 और 7 की बुक में आपको 4.2 मिल जाएगा प्रोटीन से, लेकिन आप जो है ऑप्शन जो आंसर करेंगे वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करिए। अगर 4.2 मिल रहा है तो वहाँ टिक कर देंगे, अगर 2 नहीं मिल रहा है तो 4 किलो कैलोरी मिलती है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट के ऊर्जा मूल्य को क्या प्रभावित करता है। ए है प्रकार या सरल या जटिल, है ना, कार्बोहाइड्रेट सरल या जटिल ये चीज प्रभावित करती है, या वसा की उपस्थिति, या जलवायु, या रक्तचाप। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकार यानी कि सरल या जटिल। कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा मूल्य सरल या जटिलता ये चीज प्रभावित करती है कि वो कार्बोहाइड्रेट कैसा है, सरल है या जटिल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाम कैलोरी मीटर से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। अभी हमने वाम कैलोरी ऊर्जा मीटर पर पढ़ा, तो उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। शारीरिक ऊर्जा मूल्य,
फिर है सैद्धांतिक ऊर्जा मूल्य, शुद्ध ऊर्जा, फिर है अपचय ऊर्जा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी सैद्धांतिक ऊर्जा मूल्य। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में प्रयुक्त वास्तविक ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है प्रयोगशाला ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा मूल्य, फिर है संतुलित ऊर्जा, फिर है ऊष्मा ऊर्जा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, शारीरिक ऊर्जा मूल्य, है ना। शरीर में प्रयुक्त वास्तविक ऊर्जा को क्या कहते हैं, शारीरिक ऊर्जा मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, खाद्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य किस विधि से ज्ञात किया जाता है। तो आइए देखते हैं किस विधि से ज्ञात किया जाता है। स्वच्छता विधि, कैलोरीमीटर, सूक्ष्म विश्लेषण, रेडियो विश्लेषण, ये थे हमारे ऑप्शन। तो और यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कैलोरीमीटर, है ना। खाद्य पदार्थों को जो ऊर्जा मूल्य है उसको हम कैलोरीमेट्री से जो है नापते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा मूल्य को नहीं प्रभावित करता, यानी कि इसमें से क्या चीज जो है ऊर्जा मूल्य को प्रभावित नहीं करती। ऑप्शन है पकाने की भी, कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा लैंग्वेज घूमी हुई रहती है तो समझने में परेशानी होती है। पूछा क्या जा रहा है कि क्या ऐसी चीज है जो प्रभावित नहीं करती, पकाने की विधि, फिर है फाइबर की मात्रा, फिर है पानी की मात्रा, फिर है स्वाद। तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी स्वाद, ये प्रभावित नहीं करता। अन्यथा जैसे ऊर्जा मूल्य है, जैसे पानी की मात्रा अगर अधिक आप रख देंगे तो वाटर सोल्यूबल जितने भी विटामिन है वो उसमें घुल जाएंगे, और अगर आप उसको बार बार चला रहे हैं, खोल रहे हैं, तो उसमें जो है या पानी बच रहा है तो उसको अगर आप फेंक दे रहे हैं, जैसे चावल बहुत ज्यादा बना लिया या दाल में पानी बढ़ गया, आप उसको फेंक दे रहे हैं, तो जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो उसमें निकल जाएंगे, है ना। और फाइबर की मात्रा उसमें कितनी है ये भी प्रभावित करता है। उसके अलावा पकाने की विधि कैसी है, आपकी भाप के द्वारा पका रहे हैं कि तलकर पका रहे हैं, वही पोषक तत्व, तो उसमें भी ऊर्जा मूल्य के आपके 6 अपचय होते हैं। तो ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। क्या प्रभावित नहीं करता, तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है स्वाद प्रभावित नहीं करता, बाकी अन्य चीजें प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आई क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आंशिक पाचन किसे प्रभावित करता है। ऑप्शन है ऊर्जा खपत, फिर है ऊर्जा अवशोषण, फिर है ऊर्जा मूल्य, फिर है ऊर्जा संतुलन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्जा मूल्य, जो आंशिक पाचन ऊर्जा मूल्य को प्रभावित करता है। आंशिक पाचन का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से पचता है वो पूर्ण पाचन होता है, जो कुछ कम मात्रा में पचता है उसको आंशिक पाचन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भोजन पकाते समय ऊर्जा मूल्य क्यों घटता है। देख लेते हैं क्यों घटता है। स्वाद के कारण, पानी की कमी के कारण, वाष्पीकरण और विटामिन की हानि के कारण, तापमान बढ़ने के कारण। तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, वाष्पीकरण और विटामिन हानि के कारण। क्योंकि देखिए क्यों घट जाता है, तो इसमें क्या होता है, जब जैसे विटामिन सी है, आप जानते हैं कि ये ताप और जो है प्रकाश के उसमें आता है संपर्क में, तो इसमें नष्ट हो जाता है, और अन्य विटामिन भी कई तरीके से वाष्प के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब वाष्पीकरण से उड़ जाते हैं और अन्य चीजें भी, इसमें विटामिन की हानि होती है पकाने से। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन, किस खाद्य समूह का ऊर्जा मूल्य सबसे अधिक होता है। देख लेते हैं, ए है सब्जियां, बी है फल, फिर है अनाज, फिर है तेल व वसा। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी वसा, क्योंकि देखिए अभी हमने ऊपर क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से 4 कैलोरी एक मतलब प्रति 1 किलो के हिसाब से, और तेल या बस 1 ग्राम से सॉरी, और जो है यहाँ पर तेल और वसा होगा, क्योंकि देखिए और अन्य चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन तेल और वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, श्वसन गुणांक एवं ऊर्जा संतुलन। क्वेश्चन हमारा है, आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। देखते देखते हैं, श्वसन गुणांक एवं ऊर्जा संतुलन से, है ना। तो हमारा ऑप्शन है, प्रश्न है क्या, देखते हैं 1 मिनट। तो देख लेते हैं, हमारा है श्वसन गुणांक, है ना, RQ का सूत्र क्या है। देखिए श्वसन गुणांक क्या है, कैसे निकाला जाता है, आप लोग जानते हैं ना कि जैसे अगर कोई एक स्वस्थ व्यक्ति है तो वो जैसे श्वसन कितनी बार लेता है ना, श्वास 1 मिनट में, तो जैसे 16 से 18 बार वो श्वास लेता है, वो हो गया। और उसकी जैसे धड़कन हो गई ना 72 बार प्रति मिनट, या 72 से 75, जैसे भी ऑप्शन हो, वैसे तो 72 बार। तो दोनों का एक रेशियो निकाला जाता है, ठीक है, उसी को कहते हैं श्वसन गुणांक। समझ में आ गया होगा ना आपको कि कैसे जो है इसका सूत्र क्या है, कि किस प्रकार, जैसे बुद्धिलब्धि का सूत्र, IQ का सूत्र है, उसी तरह से। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी कोशिएंट, ठीक है। तो ये जो है कैसे निकाला जाता है, ये चीज आपको श्वसन और का आप एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो जो वो सांस लेता है, ठीक है, 16 से 18 उसकी जो सांस प्रति मिनट कितनी कितनी है, और धड़कन
प्रति मिनट कितनी है, तो दोनों का एक रेशियो निकाला जाता है उस इस सूत्र के अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं, ऑप्शन है हमारा ए है CO2 अपान O2, बी है O2 अपान CO2, सी है CO2 गुणे O2, डी है O2 माइनस CO2। तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा ऑप्शन ए हो जाएगा CO2 अपान O2, है ना। इस सूत्र के द्वारा हम श्वसन गुणांक को काउंट करते हैं। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होता है। देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होता है। ऑप्शन ए है 1.0 0.7 0.85, फिर है 0.9। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1.0। कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होता है, तो 1.0 होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा के लिए RQ कितना होता है। देख लेते हैं वसा का कितना होता है, तो 1.0, तो ये इतना तो आपका जो है किसका है, अभी अभी आप हमने पढ़ा था, तो ये किसका है 1.0 किसका, कार्बोहाइड्रेट का है। तो यहाँ पर देखिए वसा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 0.7। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा का RQ कितना है, तो 0.7 याद रखेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कितना है, तो कार्बोहाइड्रेट का आप देख लेंगे 1.0, वसा का तो 0.7 ऐसे करके आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RQ का प्रयोग किसमें होता है। देख लेते हैं, ए है ऊर्जा संतुलन, ऊर्जा उत्पादन, चयापचय मार्ग, फिर है हार्मोन मापन में। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, चयापचय मार्ग को ज्ञात करने में। ठीक है, RQ को हम प्रयोग करते हैं। एक मिनट रुक जाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा संतुलन का क्या अर्थ है ना। ऊर्जा संतुलन का अर्थ है, ए है 0 कैलोरी लेना, बी है केवल कार्बोहाइड्रेट लेना, सी है ऊर्जा सेवन और व्यय में संतुलन, डी है केवल वसा संतुलन। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट सॉरी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा सेवन और व्यय संतुलन में। ठीक है, ऊर्जा संतुलन का अर्थ क्या है, ऊर्जा सेवन और व्यय में संतुलन, इसमें इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संतुलन। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकारात्मक ऊर्जा संतुलन में क्या होता है। देखते हैं, वजन घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, चयापचय धीमा होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वजन बढ़ता है। ठीक है, सकारात्मक ऊर्जा संतुलन में वजन बढ़ता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नकारात्मक ऊर्जा संतुलन का प्रभाव क्या होता है। नकारात्मक का देख लेते हैं, वजन स्थिर, वजन वृद्धि, वजन कमी, कोई प्रभाव नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वजन में कमी। ठीक है, नेक्स्ट आई देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की ऊर्जा आवश्यकता पर कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है। ए है आयु, बी है लिंग, सी है शारीरिक गतिविधि, डी है वातावरण। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शारीरिक गतिविधि, है ना। शारीरिक गतिविधि क्या करती है, तो शरीर की ऊर्जा आवश्यकता पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है, क्योंकि देखिए कौन सा व्यक्ति कितना कार्य कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको हम ऊर्जा या कैलोरी कह सकते हैं देते हैं, या वो सेवन करता है। आइडिया भी देखिए जैसे है, अगर कोई मध्यम है या फिर हैवी कार्य करने वाला है, हैवी वर्कर है, तो इस तरह से आपका प्रभाव क्या सबसे ज़्यादा पड़ेगा, पड़ता तो जो है सबका, लेकिन अब यहाँ पर हमें चुनना है कि अगर होता कि इनमें से सभी, क्योंकि वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, आयु का पड़ता है, लिंग का पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर होता सभी एक छोड़ करके तो फिर हम सभी पर जाते, लेकिन यहाँ जब सभी है नहीं तो हम शारीरिक गतिविधि को सबसे ज़्यादा मानेंगे। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला हो जाता है कभी कभी। नवजात शिशु में ऊर्जा आवश्यकता क्यों अधिक होती है। ऑप्शन देखते हैं, खेल के कारण, वृद्धि के कारण, है ना, तेज वृद्धि की दर के कारण, पाचन क्रिया के कारण, निद्रा की आवश्यकता के कारण। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है ऑप्शन बी, तेज वृद्धि के कारण। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उनके अंदर नवजात शिशु बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। तो देखिए इससे छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या होता है, जितना होता तो उस 6 माह में वजन के दुगना, फिर 9 माह में या 1 साल भी कभी कभी मिलता है, लेकिन वैसे तो 9 माह में जो है 3 गुना बढ़ता है। तो इस तरह सोचिए उसको कितनी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती होगी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी,
ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? ए है मोटापा, बी है मधुमेह, सी है कुपोषण, डी है स्कर्वी। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कुपोषण। ठीक है, ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है कुपोषण। ठीक है, नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ पर और अन्य है नहीं, वैसे होता अगर तो जैसे अगर ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से तो कैलोरी से तो मैनेसमस हो जाता है ना, प्रोटीन की कमी से अगर हो जाता तो यहाँ पर क्वासियोरकर हो जाता है, लेकिन ऊर्जा की कमी से पूछा जा रहा है तो क्या होगा? तो यहाँ पर कुपोषण हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टॉपिक क्या है? दैनिक ऊर्जा आवश्यकता एवं व्यय 21 से 40 तक। दैनिक ऊर्जा आवश्यकता हमारी कितनी है और व्यय देख लेते हैं। वयस्क पुरुष की औसत दैनिक ऊर्जा आवश्यकता कितनी होती है आईसीएमआर के अनुसार? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1500 कैलोरी, फिर है 2700 कैलोरी, फिर है 2000 कैलोरी, फिर है 1800 कैलोरी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 2700 कैलोरी। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वयस्क स्त्री। ठीक है, यहाँ पर कोई भारी कार्य है जो है हल्का कार्य ये नहीं पूछा गया, सिर्फ वयस्क स्त्री की ऊर्जा आवश्यकता कितनी होती है सामान्य क्रिया नहीं बताया गया है, सामान्य क्रियाशीलता में। तो ऑप्शन है 1600 कैलोरी, फिर है 1900, फिर है 2100, फिर है 2200। तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2100 कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ऊर्जा व्यय को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन है आयु, शारीरिक गतिविधि, भोजन का रंग, लिंग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा भोजन का रंग। ठीक है, भोजन का रंग क्या करता है? तो ऊर्जा व्यय को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक ऊर्जा व्यय किस कार्य में होता है? लेटना, बैठना, दौड़ना, फिर है हमारा ऑप्शन पढ़ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन सी दौड़ना। ठीक है, सबसे अधिक दौड़ने में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है विश्राम की अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा व्यय को क्या कहते हैं? ए है हमारा क्रियाशील चयापचय, बी है कार्यात्मक व्यय, फिर है आधारी चयापचय दर, डी है आंतरिक ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर आधारी चयापचय दर। ठीक है, विश्राम की अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा व्यय को क्या कहते हैं? तो आधारी चयापचय दर कहते हैं। सॉरी, देखिए बीच में सही था, फिर वही दिक्कत होने लगी मुझको। अगर जग लेते हैं रात में, जगते रहते हैं तो फिर गले में खराश हो जाती है, क्योंकि जगते रहते हैं पानी पीते रहते हैं, ये समस्या कुछ मेरे साथ है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? बीएमआर मापन के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक होती है? ऑप्शन ए है नींद, फिर है चलना, फिर है उपवास, फिर है खा लेना। तो यहाँ पर देखिए खा लेने के बाद, सॉरी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा उपवास। ठीक है, बीएमआर जो है नापने की कौन सी स्थिति जो है आवश्यक होती है? तो ये उपवास की आवश्यक होती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीएमआर का मापन किन परिस्थितियों में किया जाता है? देख लेते हैं, भोजन उपरांत, विश्राम में, सुबह सुबह, खाली पेट, गतिविधि के दौरान, जल सेवन के दौरान। तो देखिए बीएमआर का मापन किस स्थिति में किया जाता है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्राम में, खाली सुबह सुबह खाली पेट हम करते हैं, विश्राम में कर सकते हैं और सुबह सुबह खाली पेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट है किस वर्ग में बीएमआर सबसे अधिक होता है? वृद्ध में, किशोर में, वयस्क में, गर्भवती महिला में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोर में। ठीक है, किशोरों में बीएमआर सबसे अधिक देखने को मिलता है, क्रियाशीलता भी उनकी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ना। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ऊर्जा व्यय को व्यक्त करने के लिए किस इकाई का उपयोग किया गया है? ऑप्शन है हमारे मिलीमीटर, फिर है मिलीग्राम है, फिर है मीटर, फिर है किलो कैलोरी, फिर है सेकंड। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा किलो कैलोरी, है ना। ऊर्जा व्यय को व्यक्त करने के लिए हम किलो कैलोरी की इकाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रमशील व्यक्ति की तुलना में विश्रामशील व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता होती है अधिक, समान, कम। फिर है ऑप्शन कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कम। ठीक है, देख लेते हैं, श्रमशील की जगह जब विश्रामशील को कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं कहाँ से है, टॉपिक हमारा है शारीरिक गतिविधियां व ऊर्जा व्यय। इससे 41 से 50 तक के प्रश्न आपके हैं। कहाँ से? शारीरिक गतिविधियां व ऊर्जा व्यय। देख लेते हैं,
1 घंटे की तेज चाल में औसतन किलो कैलोरी खर्च होती है कितनी? 200, फिर है 300, फिर है 400, फिर है 100। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होने वाला है ऑप्शन बी 300 KCL। ठीक है ना, 300 किलो कैलोरी की ऊर्जा खर्च हो जाती है 1 घंटे तेज चाल चलने में। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा योग करने, एक मिनट, योग करने से कितनी औसत ऊर्जा खर्च होती है 1 घंटे में, है ना? तो कितनी खर्च होती है ये देखते हैं। 100 से 150, फिर है 300, 350, 300 से 350, फिर है 400 से 500, फिर है 50 से 70। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 से 150 किलो कैलोरी तक की योग करने में ऊर्जा खत्म होती है 1 घंटे में। ठीक है, फिर देख लेते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन, ऊर्जा वे, एक मिनट, ऊर्जा वे मापने के लिए प्रयुक्त एमिट का पूरा नाम क्या है? एमिटी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म देख लेते हैं। एमिटी का मैक्सिमम एनर्जी टेस्ट, फिर है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क, फिर है मेटाबॉलिक एनर्जी थ्योरी, फिर है मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क। यही है एमिटी का फुल फॉर्म, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टू टास्क। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मिट बराबर एक किस स्थिति को दर्शाता है? मिट्टी बराबर एक जो है किस स्थिति को दर्शाता है? तो ए हो जाएगा तेज दौड़ना, बी है कार्य के समय को, फिर है विश्राम की स्थिति को, फिर डी है भूख में। ठीक है, तो ये किस स्थिति को दर्शाता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन सी विश्राम की स्थिति को। मिट बराबर एक जो है विश्राम की स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कैलोरी वेग सबसे कम किस गतिविधि में होता है? ए है बैठकर पढ़ना, साइकिल चलाना, घर पर काम, तेज चलना। सबसे कम किस में होगा वे? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बैठकर पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नीचे से कौन सी विशिष्ट गतिशील क्रिया है? नीचे में से कौन सी विशिष्ट गतिशील क्रिया है? आइए देखते हैं। भोजन करना, गहरी नींद, झाड़ू लगाना, बैठना। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? तो वो होगा ऑप्शन सी झाड़ू लगाना। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? शारीरिक ऊर्जा के समय ऊर्जा व्यय बढ़ता है क्योंकि ऑप्शन क्या है? रक्तचाप कम होता है, फिर है पाचन धीमा होता है, फिर है मांसपेशियां अधिक कार्य करती, फिर है त्वचा का ताप गिरता है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मांसपेशियां अधिक कार्य करती है ना। शारीरिक कार्य के समय ऊर्जा व्यय बढ़ता है क्योंकि मांसपेशियां अधिक कार्य करती हैं। नेक्स्ट ये प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा संतुलन की स्थिति को किस विधि से आंका जाता है? किस विधि से आंका जाता है? ए है वजन परिवर्तन, फिर है बीएमआर, फिर है कैलोरी सेवन तालिका, फिर है थर्मामीटर। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए वजन परिवर्तन। ठीक है, ऊर्जा संतुलन की स्थिति को वजन परिवर्तन से आंका जा सकता है। नेक्स्ट ये प्रश्न देखते हैं, या अगला प्रश्न क्या होगा? वे का ऊर्जा संतुलन तभी स्थिर होता है जब, देख लेते हैं वे का ऊर्जा संतुलन कब स्थिर रहता है? कैलोरी खपत वे से कम हो, कैलोरी खपत वे से अधिक हो, कैलोरी खपत व वे बराबर हो, केवल प्रोटीन लिया जाए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कैलोरी खपत व वे बराबर हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन ऊर्जा संतुलन को नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है? देखते हैं। ऊंची बीमार, भोजन, अधिक भोजन, है ना, भूख हड़ताल, नियमित व्यायाम। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भूख हड़ताल, है ना। ये क्या करता है? नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है भूख हड़ताल। अगला प्रश्न ये देखते हैं जो कि हमारा टॉपिक है ऊर्जा की कमी, अधिकता व परिणाम, है ना। ऊर्जा की कमी और अधिकता व परिणाम, इससे है प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है? ऊर्जा की दीर्घकालिक कमी से कौन सा रोग होता है? ऊर्जा की जब दीर्घकालिक कमी होती है तो क्या होता है? पेलाग्रा, मरास्मस, फिर है स्कर्वी, फिर है एनीमिया। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या जाने वाला है? ऑप्शन बी मरास्मस। ठीक है, लंबे समय तक अगर जाएगा तो मरास्मस होने की संभावना होती है। ऊर्जा की अल्पता का एक मुख्य लक्षण क्या है? ये है वजन में वृद्धि, त्वचा की मोटाई, वजन में गिरावट, उच्च रक्तचाप।
तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या जाने वाला है, ऑप्शन सी हो जाएगा, वजन में गिरावट। ठीक है, अल्पता का मुख्य लक्षण वजन में गिरावट है। अगला प्रश्न ये देखते हैं, शरीर में ऊर्जा की अधिकता का एक प्रभाव है। ऑप्शन क्या है, श्वसन दर की कमी, फिर बी है मांसपेशियों की कमजोरी, फिर सी है मोटापा, डी है खून की कमी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मोटापा, है ना। शरीर में ऊर्जा की अधिकता का एक प्रभाव क्या है, तो मोटापा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा की अधिकता से संबंधित नहीं है। क्या ऊर्जा की अधिकता से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है डायबिटीज, मोटापा, रक्त वृद्धि, फिर है कब्ज। तो सही उत्तर भी क्या हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी, कब्ज। यही जो है क्या, कब्ज जो है ऊर्जा की अधिकता से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, 55 नंबर का है, अल्प पोषण की अवस्था में शरीर क्या करता है। तो देखते हैं ये क्या करता है, एक मिनट। ऑप्शन है हमारा, ऊर्जा का निर्माण करता है, बी है मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाता है, सी है वसा को बढ़ाता है, डी है जल की मात्रा बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। अल्प पोषण की अवस्था में शरीर क्या करता है, जो मांसपेशियां हैं उनको तोड़कर ऊर्जा बनाने लगता है, तभी क्या होता है, शरीर कमजोर होने लगता है और दुबलापन, और जो है वो फिर क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है ना। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, किस अवस्था में शरीर उत्तक क्षरण का शिकार हो जाता है। आइए देखते हैं, ऊर्जा अधिकता, ऊर्जा संतुलन, ऊर्जा कमी, भोजन की अधिकता। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या जाने वाला है, ऊर्जा की कमी, है ना। इसमें क्या होता है, उत्तक क्षरण होने लगते हैं ना, कोशिकाओं का क्षरण होने लगता है, तभी जो है धीरे धीरे करके वो कुपोषित हो जाता है और अनेक प्रकार की बीमारियां उसमें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भोजन ना लेने की स्थिति में सबसे पहले कौन सा स्रोत ऊर्जा के लिए उपयोग होता है। ठीक है, भोजन ना लेने की स्थिति में सबसे पहले कौन सा स्रोत ऊर्जा के लिए उपयोग में आता है ना, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है ग्लाइकोजन, ठीक है, फिर ऑप्शन डी है फाइबर। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या जाने वाला है, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन। ठीक है, ये हमारा सही जाने वाला है ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन क्या करता है, भोजन ना लेने की स्थिति में सबसे पहले स्रोत ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। क्या, ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन जानते हैं, ग्लाइकोजन क्या होता है, ये जो यही ग्लाइकोज है, यही हमारी यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, और यही जब हमारे शरीर को ऊर्जा की कमी महसूस होती है या ऊर्जा कहीं से नहीं प्राप्त होता है, तो यही ग्लाइकोजन फिर से क्या करता है, तो ये हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट होते रहता है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था आपका। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है, लंबे समय तक ऊर्जा की अधिकता से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है ना। लंबे समय तक ऊर्जा की अधिकता से क्या हो जाता है, आइए ये देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम कमी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए भारत हमारा क्या कर रहा है, तो वो दोहरा भार उठा रहा है ना। कुपोषण का दुख दोहरा भार, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति बहुत कमजोर है, दुबला पतला है ना, उसको संतुलित आहार बहुत मतलब बहुत ही कम मिल रहा है जो चीज़ें चाहिए, और बहुत कमजोर है, बहुत दुबला है, वही जो है कुपोषण की स्थिति में आता है, ऐसा नहीं है। कुपोषण की स्थिति में वो व्यक्ति भी आता है जो बहुत ज़्यादा मोटा है ना, उसको जो भी जितनी डाइट लेनी चाहिए उससे वो दुगना ले रहा है, बहुत ज़्यादा ले रहा है, अतिरिक्त ऊर्जा ले रहा है, बहुत ज़्यादा खा रहा है ना, तो वो काहे का शिकार हो जाता है। तो वो जो है बहुत चीज़ें, वो भी जो है बहुत ज़्यादा मोटापा, अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, तो वो उससे ग्रसित हो जाता है ना। तो ये भी एक प्रकार का क्या, ये भी एक प्रकार का कुपोषण है, और भारत में ये दोनों स्थितियाँ बहुत ही गंभीर रूप से आपको देखने को मिलेंगी। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, लंबे समय तक ऊर्जा की अधिकता से कौन सी जो है स्थिति आती है। आइए देखते हैं, ए है थकावट, बी है मोटापा व हृदय रोग, सी है भोजन की कमी, फिर है त्वचा रोग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोटापा व हृदय रोग। क्योंकि हमने बताया आपको कि हृदय रोग क्या है, मोटापा बढ़ जाता है, जब हम अधिक खाते रहेंगे तो मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा सारी बीमारियों की जड़ है, तब हमारा क्या होगा,
हृदय रोग का खतरा बढ़ जाएगा, उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाएगा, गांठिया और अन्य प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेंगी। त्वचा रोग जानते हैं ना, तो ये दूसरा है, फाइनोडर्मा की कमी से होता है ना, विटामिन अनेक प्रकार से जो कमी हो जाती है, B1 B2, इसमें से क्या होता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए फिर अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा की अधिकता के नियंत्रण हेतु उचित उपाय है ना। ऊर्जा की अधिकता का नियंत्रण करने के लिए हम क्या करेंगे? ए है अधिक भोजन, कम पानी, नियमित व्यायाम, प्रोटीन विहीन आहार। देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नियमित व्यायाम। क्योंकि जब हम प्रोटीन बहुत ही विहीन आहार अगर कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तब भी हमारी कोशिकाएं क्षय होने लगेंगी और अनेक समस्याएं आएंगी। अधिक भोजन भी हम नहीं ले सकते, कम पानी पियेंगे तब भी समस्या हो जाएगी। तो ये सारे ऑप्शन वैसे भी कट जा रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या बच रहा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ही देखते हैं, और आज की सीरीज का सारा आखिरी प्रश्न भी है। शारीरिक रूप से ऊर्जा जो है सक्रिय व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता। ठीक है, शारीरिक रूप से सक्रिय व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता, ठीक है, कैसी होती है इसके बारे में बताना है। ए है निष्क्रिय व्यक्ति से कम होती है, बी है बराबर होती है, सी है अधिक होती है ना, फिर क्या है, तो डी है निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या जाने वाला है? ऑप्शन सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए क्या है प्रश्न, तो शारीरिक रूप से सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? तो ये जो है अधिक होती है। ठीक है, जो शारीरिक रूप से सक्रिय होगा व्यक्ति तो उसको अधिक होगी। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमारी जो है आज की सीरीज कंप्लीट होती है। 5 तक के हमने पढ़ लिए हैं, अब हम क्लास नंबर 6 करेंगे। उसके अलावा जो हम आपसे बता रहे हैं, जा रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाने, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये अभी इसमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, तो इसीलिए हम नई ही बुक मिली थी हमें, तो हम आज ले आए उठाकर घर स्कूल से, है ना। तो इसको जो है क्या करें, आप लोगों को सोचा है कि थोड़ा सा पढ़ा दें। वैसे रखी थी मेरे पास पुरानी, हमने उससे जो है शॉर्ट वीडियो भी बनाया था और बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कराई थी, उससे प्रश्नों की श्रृंखला भी बनाई थी। ऐसा नहीं है सीरीज टाइप में मैंने पढ़ाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थ्योरी जो है बहुत ज़रूरी हो, थोड़ा सा हाईलाइट करके जल्दी जल्दी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप रिकॉल कर लीजिए। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, 9 और 10 का एक ही में पढ़ा दें क्लास में, सोच रहे हैं कि 9-10 का पढ़ा दें, या फिर सिर्फ कक्षा 9 का पढ़ाएं, फिर 10 का पढ़ाएं, फिर 11 का पढ़ाएं, फिर 12 का पढ़ाएं, या फिर और 6-7-8 में वैसे विशेष कुछ उसमें है नहीं 6-7-8 में, लेकिन वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा है कक्षा 6-7-8 इन तीनों किताबों की पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करके उनकी एक पीडीएफ बना लीजिए, इनको एक क्लास में कवर कर लिया जाए, क्योंकि समय देखिए बहुत कम है, कवर बहुत कुछ करना है, पढ़ सब लोगों ने लिया होगा, रिवीजन इज द मस्ट, तो रिवीजन बहुत करना है। तो हमें करना क्या होगा, 6-7-8 के में लग रहा है एक पढ़ा दें, और 9 और 10 या फिर अलग अलग करेंगे तो 4 क्लासें होंगी, कक्षा 9 की अलग, क्योंकि वैसे है तो पेज बहुत सारे, बहुत सी चीज़ें हाईलाइट की हैं हमने उसमें। और फिर इसके बाद हम 9 का पढ़ा दें, फिर 10 पढ़ा दें, फिर 11 पढ़ा दें, फिर 12 पढ़ा दें। इस तरह से क्या होगा, सारी चीज़ें हमारी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर चलिए, है ना, इस तरह से क्या होगा, तो हमारा कह सकते बहुत अच्छे से पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। और जो है उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लोग लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे कह रहे हैं एक बार कि आप लोग डेली जल्दी जल्दी से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया करिए एक एक करके, और उसके बाद आप प्रैक्टिस सुबह सुबह सबसे पहले यही कर लिया करिए, बहुत जल्दी जल्दी पूरा रिवीजन कर लिया करिए, फिर एक माइंड में बैठा लीजिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हैं। उसके बाद फिर एक प्रैक्टिस सेट लगा लिया करिए, फिर आप दिन भर पूरा रिवीजन करते रहिए। चाहे तो आप प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से अपने नोट्स के हिसाब से, जिस तरह से भी आपको लगे, तो उस हिसाब से आप रिवीजन करते हुए चलेंगे, है ना। ये रिवीजन क्या है, रिवीजन बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। उसके अलावा थैंक यू फॉर सब्सक्राइबर्स, है ना, और आप लोग प्लीज़ इसी तरह से जुड़े रहें और अपना सपोर्ट देते रहें। जब जुड़े रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको जानकारी मिलने वाली हैं, तो इसलिए जो है आप लोगों से हम कह रहे हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस और करने की आवश्यकता है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों की श्रृंखला में, नई क्लास होगी और नए जोश के साथ हम पढ़ेंगे, अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। और इसके अलावा इसमें बिल्कुल भी कुछ और सोचना नहीं है। देखिए बहुत बिल्कुल एक अंतिम समय आ गया है, लास्ट टाइम है, तो घबराहट सी मन में हो रही होगी कि क्या पढ़ना है ना। ये बहुत सी चीज़ें हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत घबरा लग रहा, सब छूट रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो है घबराना नहीं है,
क्या करना है हमको, धैर्य के साथ एक टाइम टेबल अपना बना लीजिए, नया टाइम टेबल बनाइए, फिर से जो पुराना था उसको छोड़िए, फिर से बनाइए और उसको क्या करिए बहुत मजबूती के साथ। इसमें देखिए बस यही है कि चाहे कम काम करिए, कम खाइए, घर गंदा है तो गंदा रहने दीजिए, कपड़े नहीं साफ है तो रहने दीजिए, मतलब बस क्या है, क्योंकि ये समय लौट कर फिर नहीं आएगा, फिर तो आपको काम करना ही करना है। ऐसा सा थोड़ा सा जो है एक आप मन में मोटिव बना लीजिए और फिर अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद सारी मेहनत आपकी सफल हो जाएगी, है ना। ठीक है, फिर तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।